इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज बड़ी खबर में बात करेंगे बड़ी यानी गुंडागर्दी के सामने बेबस प्रशासन, बेबस पुलिस, बेबस सरकार की। और हम ये इसलिए कहने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की कई घटनाएं सामने आई जिन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रदेश में क्या कानून का राज है या सिर्फ गुंडा राज है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में अशोक शर्मा जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए कि अब मैं दर्शकों को एक बात साझा कर दूं कि यमुनानगर में 2 पिटाई की तस्वीरें हमने पहले आपको दिखाई थी। एक और मामला कुछ इसी तरह का सामने आया और उस पर अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह की धाराएं लगाई हैं पुलिस ने, उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले ये रिपोर्ट दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। यमुनानगर में गुंडाराज पार्ट 1। यमुनानगर में गुंडाराज पार्ट 2। रादौर में गुंडाराज पार्ट 3। यहां डंडों के दम पर लोगों की बेबसी की कहानी लिखी जाती है और बेरहमी की ये दास्तान लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार के नौकरशाहों के साये में पलने वाले वो शराब माफिया हैं जो देश के कानून को अपनी बपौती समझते हैं। शराब माफियाओं का गुंडाराज। मनोहर राज में शराब माफियाओं का गुंडाराज। एक के बाद एक जारी है गुंडागर्दी की वारदात। कभी बंद कमरे में पिटाई तो कभी खुलेआम गुंडागर्दी। गुंडाराज पार्ट 1 5 जून 2016। गुंडाराज पार्ट 2 12 अगस्त 2016। गुंडाराज पार्ट 3 30 अगस्त यानी आज। तीसरी तस्वीर फिर यमुनानगर के रादौर की है। इस तस्वीर में फर्क सिर्फ इतना है कि ढाबा मालिक के पिटाई के लिए बहाना था। दरअसल खाना खाने के बाद शराब माफियाओं ने पैसे नहीं दिए, बकझक बढ़ी और फिर बेरहमी से पिटाई। पिटाई भी ऐसे डंडे से की गई जिसे देखकर इंसानियत की भी रूह कांप उठे। माफियाओं ने कटीलेदार डंडों से ढाबे के मालिक की पिटाई की। इसके साथ माफियाओं ने साथ ही ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मैं गया जी उनके पास, बोले ये क्या है, पकड़ के जी मेरा अपना लगे मारना। तो उस टाइम तो 5-4 मार के जी मैं चले गए जी। थोड़ी देर के बाद आए 7-8 जने जी, आकर जी उनके हाथ में बिंडे थे जी किलो वाले, आने का जी मारा मारना शुरू कर दिया जी। बस उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन करा जी, 100 नंबर पे भी किया और थाने में भी किया जी। 15 मिनट के बाद पुलिस 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई जी। पुलिस हमको हॉस्पिटल में लेके गई। एक के बाद एक मार पिटाई के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके चलते पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, लेकिन इन शराब माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आए दिन बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। रात को कुछ लोग उसके ढाबे पे रात को रोटी खा रहे थे और खाना खाते उनकी किसी बात पे पैसे की लेन देन पे लड़ाई हुई है। तो 2 आदमी पाए ने 4-5 और अन्य लिखवाए उन्होंने, तो उन्होंने उसके साथ मार पिटाई करी है। तो ढाबा वाला ने भी उसको पीटा है, तो हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। हरियाणा में शराब माफियाओं की इस गुंडागर्दी को लेकर विधानसभा में हंगामे का कारण बना, जिस पर सूबे के मुखिया को खुद जवाब देना पड़ा। इस ताजा घटना में 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया,
जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जाहिर है मामले की जांच भी होगी और आरोपियों को सजा देने की कवायद भी करने की शायद कोशिश हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महज पुलिसिया कार्रवाई से ऐसे अपराधियों पर रोक लग पाएगी जो बेखौफ होकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा पुलिसिया तंत्र है जो नाकाम सा नजर आता है। ये कौन सा प्रशासन है जो नाकाम सा नजर आता है। एक के बाद एक शराब माफियाओं की गुंडागर्दी तो सामने आती है, उसके वीडियोस तो सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है, आश्वासन दिया जाता है। हरीश कोहली हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और अशोक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हरीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या धाराएं लगाई गई इस पूरे मामले में। देखिए, हालांकि शराब के जो माफिया और शराब के जो ठेकेदार हैं उनकी गुंडागर्दी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हालांकि पिछले दिनों भी 2 वीडियो वायरल हुए थे और उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था किस तरह से शराब ठेकेदारों के जो गुंडे हैं वो जो है लोगों को किस तरह से पीट रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की बात जरूर कही गई थी और मुकदमे दर्ज भी किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो शराब गुंडे हैं, शराब के गुंडे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं इस तरह की, उनके ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। और ताजा मामला जो है यमुनानगर के रदौर में उस समय देखने को मिला जब शराब के ठेकेदार के गुंडे जो है उन्होंने एक ढाबे वाले के ऊपर जो है अटैक किया और उनकी जमकर मारपीट की। हालांकि पुलिस ने जो है उनके ऊपर मामूली धाराओं में मात्र धाराएं। अच्छा चलिए आप रुकिए, हमारे साथ फोन लाइन पर रहिए। रणबीर सिंह जी एसएचओ, रणबीर जी हमारे साथ एसएचओ हैं इस वक्त फोन लाइन पे। रणबीर जी, आवाज मिल रही है सर आपको? जी सर, एक बात बताइए कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई इस मामले में? इसमें लगाई 148, 149, 323, 506, 452। सर एक बार, क्योंकि आम आदमी भी इस प्रोग्राम को देखता है, उसके लिए अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि इन धाराओं के मतलब क्या हैं। किसी की दुकान में या किसी की प्रेमिसेस में घुस करके उसको मार पीट करना। ठीक है, और सर? बस सर रणधीर जी एक बात बताइए, उसके सर में जो चोट आई है उसकी मेडिकल करवाई है आप लोगों ने उस व्यक्ति की? ये देखिए, ये खाना खाने के दौरान झगड़ा हुआ है। जो आरोपी पक्ष है उसको मुद्दई से ज्यादा चोट है, वो अंडर ट्रीटमेंट है। अभी आप एक पक्ष की ले रहे, आप दूसरा पक्ष दिखा बताइए ना, बताइए ना सर, सुन रहे हैं हम, पूरी जनता सुन रही है। जो डब्बा मालिक है, हाँ, जो उसके चोटें आई है, रात को इनका खाना खाने के दौरान झगड़ा हुआ है। तो जो दूसरा पक्ष है उसके भी एक दलवीर सिंह नाम का आदमी है, वो सिविल हॉस्पिटल में अभी दाखिल है, अंडर ट्रीटमेंट है वो। ठीक है, अभी उस पक्ष की हमारे पास कंप्लेंट लिखित में नहीं आई है। ठीक, जब उस पक्ष की कंप्लेंट हमारे पास लिखित में आएगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। नहीं ठीक है। अभी ढाबा मालिक ने दरखास्त दी है, उसके अनुसार हमने मुकदमा दर्ज कर करके एक मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, बाकी पे अभी दबीश दे रहे हैं। बहुत बड़ी जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे। और कितने लोगों का नाम इसमें दिया है सर? उसमें 2 बाई नेम है, बाकी 3-4 अन्य हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो लोग हैं जिन लोगों ने मार पिटाई की है, उनके पास ये जो डंडा था उसमें इतनी सारी कीलें थी, तो क्या वो तैयारी के साथ आए थे? डंडा तो कहीं से नहीं, ये तो दोनों पक्षों की लड़ाई है, एक पक्ष ने थोड़े पिटा है। नहीं ठीक है, वो जो डंडा है, पक्षों की लड़ाई है। नहीं साहब आप समझ नहीं रहे, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो डंडा जिसमें कीलें बहुत सारी हैं, तो वो कोई तैयारी के साथ आए थे? देखिए, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ। वो क्या है, जिस आदमी के ऊपर आरोप है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। ठीक, जब हम उसको अरेस्ट करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, जब पता बता पाएंगे कि वो तैयारी से आए थे कैसे। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से बराबर की लड़ाई हुई है। और वो दूसरा जो आरोपी पक्ष है उसके भी काफी चोटें हैं जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो आपने मामला दर्ज नहीं किया उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई है? स्टेटमेंट दे ली है हमारा। वो अभी जब उसकी स्टेटमेंट आएगी या उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट आएगी, फिर हम दूसरा पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कंप्लेंट तक नहीं किया और आप उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। मुझे एक बात बताइए
कि मैंने जो प्रश्न पूछा क्या उसका उत्तर है पुलिस के पास इस वक्त कि कोई ऐसा डंडा हो जिसमें इतनी सारी कील निकली हुई हो, उसमें कील ठोकी गई होगी, उतनी तैयारी की गई होगी लड़ाई की, तो वो किसका डंडा है? और जब वो लोग लेकर आए इस तरह का डंडा तो क्या वो इस इंटेंशन के साथ नहीं आए थे कि उनको मारना पीटना है? रणधीर जी जी जवाब देंगे सर? बताइए। मैं उस डंडे के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जिस डंडे में हम देख रहे हैं। तो जब हम उसको अरेस्ट करेंगे ना, हाँ। उसको मुलजिम को अरेस्ट करेंगे, वही तो बताएगा भाई डंडा वो वहां से लिया या पीछे से ये लेकर तो आया। आपके मन में तो पहले ही सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है सर। खैर कौन कॉर्नर क्या है? अच्छा एक बात बताइए। हमें जैसे ही कंप्लेंट आई हमने FIR लॉन्च कर दी, हाँ तुरंत मुलजिम अरेस्ट कर लिया। बताइए क्या सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए बोल रहा हूँ साहब कि सिर में चोट लगी है जिस व्यक्ति की, जिसने आपको कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसके मेडिकल में क्या आया? मुझे एक बात बताइए आप। हाँ क्या आया मेडिकल में? मेडिकल में सिंपल इंजरी है। सिंपल इंजरी है, हेड इंजरी, बहुत सिंपल सी इंजरी है। नहीं अभी और आपको नहीं लगता है कि 307 दर्ज होना चाहिए? नहीं आप बताइए ना सर, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी जानते हैं समझते हैं। हेड इंजरी में आपको नहीं लगता है कि मेरी बात सुनिए, जब कोई मेडिकल में उसकी वो आएगी, हाँ आगे को फर्दर आएगी तो फर्दर आगे आएगी हो जाएगी। सर मैं जहां तक समझता हूं सर, हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी कम होगी, मैं जहां तक समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जो धाराएं लगाते हैं उसी के बेसिस पर आगे कोर्ट में केस चलता है, और अगर आप थोड़ी हल्की धाराएं लगा दे तो बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। मेडिकल ग्राउंड पे लगती है ना कि पुलिस अपने लेवल पे नहीं लगाती धाराएं। अच्छा मेडिकल ग्राउंड पे लगती है। हाँ ठीक है। मेडिकल ग्राउंड पे अभी आगे उसकी नेचर ऑफ इंजरी आएगी तो हम उसको धाराओं को लगा और बढ़ा देंगे। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है? जी ठीक है। तो जो लोग इलाजरत हैं सर, क्या उनमें से भी कोई गिरफ्तार होगा? इसमें जो लोग जिनका इलाज चल रहा है? बिल्कुल, जो इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा सभी को गिरफ्तार करेंगे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। हालांकि थोड़ा सा वो जो आपका झुकाव दिख रहा था वो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। प्रोफेसर विदु रावल है, पहले इनकी सुन लेते हैं। विदु जी ये क्या कर रही है पुलिस? एक के बाद एक इस तरह के शराब माफियाओं के गुंडों का ये जो हम राज देख रहे हैं, वो किसी को भी पीट देते हैं, इतने बेखौफ हो कैसे गए हैं ये लोग? हेलो जी प्रोफेसर साहब जी, एक बार प्रश्न दोहराइएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं फिर से थोड़ा तेज आवाज में प्रश्न दोहरा देता हूं सर, कि आखिर इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं ये शराब माफिया के गुर्गे कि जिसको मन करता है उठा लेते हैं, जिसको मन करता है पीट देते हैं, किसी के ढाबे में घुसकर, किसी को किडनैप करके? जी आप मेरा पूरा वाक्य करने दीजिएगा, बीच में आप मेरे वाक्य को छोटा ना कीजिएगा। नहीं सर बोलिए सर। सबसे पहली बात तो मैं बड़ा हैरान था कि किस प्रकार टेलीविजन के स्टूडियो पर बैठकर 307 धारा लगवाई जा रही। नहीं ये धारा 307 लगेगी या 302 लगेगी या 354 लगेगी या 376 लगेगी, इसका फैसला टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर नहीं हो सकता, और ये होना भी नहीं चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी ऐसी। दूसरी बात, मैं कल तथ्यों के साथ आपके टीवी चैनल पर आया था, कल भी इसी प्रकार की डिबेट आ रही थी। और जो आपने मानक तय किए थे, आपने मानक तय किए थे कि पुलिस की कार्रवाई तुरंत हो। देखिए इसके अंदर केवल पुलिस एंटिटी नहीं है, इसके अंदर समाज भी एंटिटी है। तो पुलिस का, जहाँ तक आप केवल पुलिस का पक्ष लेकर कर रहे थे, तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, और पुलिस ने रिकॉर्ड समय में कार्रवाई किया। अगर आप दोबारा कहें तो मैं दोबारा आपको दोहरा दूं। कौन से मामले में रिकॉर्ड समय में कार्रवाई कर दी सर? जी मेरी सुनिए, फिर आप मेरा सुनिए आप। सुनाइए। एक ही वीडियो को दो बार, एक ही घटना की दो अलग अलग वीडियो दो अलग अलग समय पर आई। जब पहली वीडियो आई उससे पहले आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, वीडियो बाद में वायरल हुई, गिरफ्तार हो चुके थे आरोपी। दूसरी बात सर, आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जी दो अलग अलग समय में जो दो वीडियो आए हैं वो एक ही घटना नहीं है। पहली बात तो वो दो अलग अलग लोग हैं जिनको दो अलग अलग टाइम पे गिरफ्तार किया गया है, और जिनको पीटा गया है उन्होंने हमारे साथ फोन पर जुड़ के कहा कि जब वो थाने गए पुलिस ने उनको भगा दिया, पुलिस ने उनसे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर किए। आप कौन सी घटना की बात करें? एक और घटना का मैं आपको जिक्र कर देता हूं। तावड़ू में क्या हुआ आपको पता है सर? इसी आपका तर्क को, आपके तर्क को सही मान लेते हैं। एक करके सर, एक करके मैं आपके उदाहरण गिनवाता हूं। तावड़ू में क्या हुआ सर आपको पता है? एक मिनट सर, पहले सुन लीजिए ना, क्या हुआ आपको पता है सर? वहां एक परिवार को एक रात में कुछ घंटों में पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया।
परिवार वालों के सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई, परिवार वालों के सामने उनकी 2 बेटियों की अस्मत तार तार कर दी गई और उसमें पुलिस ने न हत्या के धाराएं लगाई न अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाई। सर जवाब है आपके पास इसका? जी दीजिए जवाब है मेरे पास। जी उनके ऊपर 302 की धारा भी लगी है, आप चेक कीजिए अपने फैक्ट्स को। सर बिल्कुल नहीं लगी, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है और ये हम लगातार दिखा रहे हैं अपनी टीवी पे। कैसी बात कर रहे हैं सर? ना अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है और ना ही मर्डर की धाराएं लगी है, 2 लोगों की हत्या हुई है। पहले दिन से ही पुलिस के उच्च अधिकारी इस बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना के पहले दिन से संज्ञान ले रहे थे। आईजी से लेकर ममता सिंह वहाँ गई हैं। सर संज्ञान छोड़िए ना प्लीज, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे आप कि धाराएं ऐसी क्यों लगा दी जाती हैं जिसमें ये साफ नजर आता है कि कोई न कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? कानूनी पक्ष इसका जान लेते हैं। हाँ सर बताइए ना सर। मेरी जानकारी को हाँ अभी किसी भी मामले में कोर्ट के अंदर जब कोई मामला जाता है तो कोर्ट उन धाराओं के ऊपर संशोधन करने का अधिकार रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सर कानून मुझे भी पता है। मुझे एक बात बताइए, 2 लोगों की हत्या हो गई और आप हत्या की धारा नहीं लगाएंगे, कोर्ट में क्या लड़ाई लड़ी जाएगी? इतने सारे लोग उस परिवार के जो हैं वो अस्पताल में हैं और आपने अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा नहीं लगाई। पुलिस को और क्या चाहिए सबूत? सर एक परिवार के सारे लोगों को एक रात में बर्बाद कर दी गई उनकी जिंदगी, आप 2 लोगों की हत्या में मर्डर की धारा नहीं लगाएंगे? ये कौन सी कार्रवाई चल रही है पुलिस की? सर हमें भी बताइए, हम भी आम जनता की तरह जानना चाहते हैं आपसे। जी आप यमुनानगर की घटना से तावड़ू की घटना की तरफ बढ़ गए हैं जी। मुझे आप ये जानकारी दे रहे हैं कि धारा नहीं लगी है। मैं इसको कंफर्म नहीं मानता हूँ। सर आप नहीं मानेंगे, हम एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं सर। और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको? जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी आपको, टेलीफोन पर आपसे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, पर अगर ऐसा है तो इस पर पुलिस को धाराएं वो लगानी चाहिए। आप क्यों लगानी चाहिए पुलिस को? क्या सच में इतना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये पुलिसिया कार्रवाई क्यों ऐसी हो रही है बार बार? मैं आपको यमुनानगर की आप बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग वीडियोस में 2 अलग अलग लोगों की 2 अलग अलग डेट्स पर किडनैपिंग हुई, पिटाई हुई और आपको पता है उन लोगों ने हमारे साथ फोन पे जुड़कर ये बिलख कर कहा उन लोगों ने कि साहब हम गए थे पुलिस स्टेशन, हमें भगा दिया गया, हमसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा दिए गए। जी श्रीमान जी जिन आप मेरे इस आपके इस प्रश्न के 2 उत्तर मैं दूंगा, आप बड़े धैर्य से सुनिए। जी दीजिए। सबसे पहले 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया, उसके बाद दोबारा दूसरा बयान दिया तो उसमें 3 और लोग ऐड किए, तीसरी बार बयान दिया 2 और। आज 8 के 8 लोग आज गिरफ्त में हैं। 8 के 8 लोग गिरफ्त है। सर ये 8 के 8 लोग गिरफ्त में अब क्यों हैं? बिना मुझे टोके दूसरी बात सुनिए। जिन लोग आपने टेलीविजन के ऊपर रोते हुए सुनाया उनके ऊपर 16 मुकदमे पहले से दायर है। आप तो उसका फैसला ये लोग करेंगे किडनैप करके पीट के, या कानून करेगा उसका फैसला? 16 मुकदमे सर 16 नहीं 1600 हो, लेकिन क्या उसके बावजूद ये किसी को हक मिलता है कि वो किडनैप करके पीटेगा या कानून अपना काम करेगा? उन्होंने जिसका नाम लिया 8 लोग तुरंत गिरफ्त हुए और उसके अलावा सर आपके तर्क मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अशोक जी यहाँ पे, अशोक जी आप समझ पाए? माफी चाहूंगा, आपको बहुत देर तक बिठाया। प्रोफेसर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप बोलिए सर, वो सुन रहे हैं। विदु जी एक कार्रवाई और हुई जो मुझे बोलने दिया। रुक जाइए विदु जी। मेरा एक प्रश्न है जी। अगर इस समय आप सत्ता में हैं, यदि आप विपक्ष में होते और यमुनानगर और मेवात वाली ये घटना जो हुई है उसके बारे में भी आपके तर्क ऐसे ही होते क्या? देखिए घटना कोई भी हो, कोई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। संवेदनशीलता जरा समझिए, पिछले 3 महीने से यमुनानगर के समस्त पुलिस महकमे को आपने यथास्थितिवादिता पर छोड़ दिया है। मेरे प्रश्न को सुन लीजिए कि पुलिस का घटनाक्रम के बाद एफआईआर दर्ज करना उनका कर्तव्य है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए चाक चौबंद होना उनका धर्म है और वो क्यों नहीं निभा रहे इस बात को? देखिए चलिए विदु जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले रिएक्शन लेते हैं। निशांत सिंह जी इनेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। निशांत सिंह जी आपका रिएक्शन सर, ये क्या कर रही है पुलिस, किस तरह की धाराएं लगाती है, कभी नहीं लगाती है? चलिए डिस्कनेक्ट हो गया। विदु साहब आप जवाब दें, उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हरियाणा जो है जनसंख्या के आधार पर 18वें नंबर पर आता है हिंदुस्तान में और महिलाओं के साथ क्राइम के आधार पर 3रे नंबर पर आता है।
कुछ और घटनाओं का जिक्र करता हूं आपके साथ। 19 अगस्त गुड़गांव में एक युवती से रेप हुआ, ये सिर्फ हाइलाइट्स है सर जो हाईलाइट हुई हैं। 13 अगस्त नूह में नाबालिग से गैंगरेप हुआ, 22 दिन तक आपकी पुलिस दौड़ाती रही, मामला तक दर्ज नहीं किया साहब। 13 अगस्त फतेहाबाद में पुलिसकर्मी पर यौन शोषण के आरोप लगे। 9 अगस्त बादशाहपुर में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप हुआ। 4 अगस्त पंचकुला में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। और इन सब मामलों में कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली सवालों के घेरे में है। तो बजाय इसके कि आप तर्क वितर्क करें, सर आपकी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि पुलिस को आप एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करें कि भाई ऐसे मामलों में आपकी ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी? जी, आप केवल गाइडलाइन जारी करने की बात कह रहे हैं, मैं आपके पास उदाहरण सहित ये बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक कार्रवाइयां हुई हैं। जो जिस यमुना नगर की आप घटना की बात कर रहे हैं, हाँ। उस घटना के बाद 2 थाने के प्रभारियों को, 2 चौकियों के प्रभारियों को कितने दिनों के बाद ट्रांसफर नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। कितने दिनों के बाद? इतिहास, एक बार मुझे, आप इतना लंबा सवाल पूछते हैं, मुझे उसका आधा समय तो उत्तर देने के लिए दीजिए ना। दीजिए जी, आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, हरियाणा के अंदर बड़ी मार्मिक घटनाएं हुई हैं। सर मेडल लेने वाला काम नहीं किया, वो आपका काम है, वो आपकी ड्यूटी है साहब। मेडल लेने वाला काम नहीं किया, पीठ मत थपथपाइए, कॉलर मत ऊंचा करिए, इसमें कुछ भी मेडल लेने जैसा नहीं किया आपने, वो आपकी ड्यूटी थी। अशोक जी एक फाइनल कमेंट। बहुत शुक्रिया विदुर जी आपका, बहुत शुक्रिया सर। फाइनल कमेंट सर। सामान्य प्रक्रिया को हाँ। अगर ये ऐतिहासिक बताने की भूल कर रहे हैं तो इसके बाद इसका बोलने के मतलब लिए ये बहुत है, कुछ नहीं रह जाता कुछ है। नहीं रह जाता। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, माफी चाहूंगा आपको बहुत कम वक्त दे पाए आज, लेकिन ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। और इस स्थिति में हम ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों पुलिस ऐसा करती है, जिससे साफ नजर आता है कि पुलिस संवेदनशील ही नहीं है। और पुलिस संवेदनहीन हो जाए तो उस प्रदेश को भगवान भी नहीं बचा सकता। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।